डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था और उस प्लांट एनाटॉमी पादप आंतरिकी के अंदर ये पढ़ा था कि टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं. यू नो वेरी वेल, टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सरल टिश्यू और जटिल टिश्यू. इसके बारे में पढ़ा था. आज हम ये देखेंगे कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है. देखिए, जो सेल्स होती है आपस में मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती है और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर के टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं या ऊतक तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं. तो आज हमारा टॉपिक है कि टिश्यू सिस्टम या ऊतक तंत्र कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ होता है. यदि प्लांट है, चाहे वो रूट है, चाहे स्टेम है, चाहे उसकी जड़ है या तना है, किसी को भी काटें तो उसके 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं. पहला तो होता है बाहरी क्षेत्र, आउटर एरिया. दूसरा होता है मध्य क्षेत्र, मिडिल एरिया. और तीसरा होता है इंटरनल एरिया. तो 3 एरिया में डिवाइड होता है. अब जो बाहर, सबसे बाहर की ओर होता है, वहां पे होता है सबसे बाहर की ओर जो है उसमें है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या जिसे कहते हैं अधिचर्मीय ऊतक तंत्र. बीच में जो होता है उसमें आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसको कहते हैं भरण ऊतक. और सबसे अंदर की ओर होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम या जिसे कहते हैं संवहन ऊतक तंत्र. वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम या संवहन ऊतक तंत्र कहते हैं. तो ये 3 ऊतक होते हैं या 3 टिश्यू होते हैं जो मिलकर के सिस्टम का निर्माण करते हैं. यानी कि जो बाह्य सतह को बनाता है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो बीच की सतह को बनाता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या भरण ऊतक, और जो सबसे अंदर की सतह यानी जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है उसे संवहन ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं. अब पहला हमारा टॉपिक आता है कि भाई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, अधिचर्मीय टिश्यू सिस्टम क्या है. तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वह टिश्यू सिस्टम जो जड़ या तने के बाहरी सतह पर पाया जाता है, यूं कहें कि आउटर सरफेस या बाहरी सतह का फॉर्मेशन करता है, उसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं. अब बाहरी सतह पर हम देखते हैं कि बहुत सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है. तो एपिकल टिश्यू सिस्टम या अधिचर्मीय ऊतक में क्या क्या चीजें पाई जाती है. ये एक अधिचर्मीय ऊतक का ऊपर एक लेयर होती है, इसको कहा एपिडर्मिस. तो ये कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस, जिसको कहते हैं अधिचर. देखिए स्टूडेंट्स, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, अगर आप नाम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है हिंदी नाम तो आगे मिले भी ना. तो यह है एपिडर्मिस. ठीक है. एपिडर्मिस के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसको कहते हैं क्यूटिकल. क्यूटिकल में बीच बीच में छेद पाए जाते हैं. इन छेदों को कहते हैं स्टोमेटा या रंध्र. एपिडर्मिस में बात सकते हैं, यदि जड़ है तो उसमें मूल रोग या रूट एयर पाए जाएंगे, और यदि तना है तो या स्टेम है तो उसमें होंगे स्टेम हेयर, जिसको हम ट्राइकोम भी कहते हैं. तो ये स्ट्रक्चर होती है इसमें. अगर स्टोमेटा को हम देखें या रंध्रों को देखें तो 2 तरह के रंध्र होते हैं. एक तो वो होते हैं जो थोड़े उभरे हुए रंध्र होते हैं, ऐसे थोड़े उपरे हुए रंध्र होते हैं. जैसे कुछ पौधे प्लांट्स के ऊपर तैर रहे हैं, प्लांट्स जो होते हैं पानी पे तैर रहे हैं, जैसे कि कमल. अब पानी में तैर रहा है तो रंध्र नीचे तो होगा नहीं स्टोमेटा. तो स्टोमेटा का होगा अपर सरफेस पे होगा, और वो भी कैसा होगा? उभरा हुआ होगा. तो ये होता है उभरा हुआ स्टोमेटा. अब नीचे आप देखते हैं ये, इसमें कुछ जो रेगिस्तानी पौधे डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें स्टोमेटा अंदर की ओर धसे हुए होते हैं, तो एम्बेडेड स्टोमेटा पाए जाते हैं. ये वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन को कम करने का काम करते हैं. इन सबको जोड़ते हुए मैं बता रहा हूँ, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वह टिश्यू सिस्टम या वह ऊतक तंत्र जो पौधे की बाह्य सतह का निर्माण करता है, उसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं. इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती है. सबसे पहला होता है एपिडर्मिस. यह मृदुतक या पैरेन्काइमा से मिलकर के बनी होती है. इनकी कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार या ढोलक के समान हो सकती है. ये आपस में जुड़ी हुई होती है. ये
एक एक से एक इस तरह से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इनके बीच में कोई खाली स्थान नहीं पाया जाता है। इसके ऊपर एक सुरक्षात्मक परत पाई जाती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। सभी में नहीं होती, ये रेगिस्तानी पौधों में सबसे ज्यादा होती है, डेजर्ट प्लांट में तो क्यूटिकल पाई जाती है। इस क्यूटिकल पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यूं कहें कि बालों के समान संरचना पाई जाती है। इस बालों के समान संरचना को जड़ है तो इसको मूल रोम कहेंगे, रूट हेयर्स कहेंगे, और यदि तना है तो इसको स्टेम हेयर या ट्राइकोम के नाम से जाने जाते हैं। इस एपिडर्मिस पर जगह जगह छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। जो लीफ है या पत्ती है उसमें स्टोमाटा या रंध्र के बेस पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो एक बीजपत्री या मोनोकॉट लीफ, दूसरा होता है द्विबीजपत्री या डाइकॉट लीफ। फर्क क्या होता है? जो एक बीजपत्री पत्ती होती है या मोनोकॉट होती है उसमें अपर और लोअर सरफेस पर दोनों जगह समान मात्रा में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, समान मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं। जबकि द्विबीजपत्री या डाइकॉट लीफ होती है उसके अंदर अपर सरफेस पे कम, ऊपरी सतह पर कम, जबकि नीचे की सतह पर अधिक संख्या में रंध्र पाए जाते हैं। अलग अलग जातियों में रंध्र अलग अलग तरह के होते हैं। किसी में सिर्फ एपिडर्मिस से लगे हुए समतल कंडीशन में पाए जाते हैं, कहीं पे ये रंध्र उभरे हुए होते हैं जैसे जलीय पौधों में जो सतह पर तैरते हैं, और कहीं पे ये रंध्र धसे हुए होते हैं, ये जैसे रेगिस्तानी पौधों में धसे हुए होते हैं। अब इसमें क्या है? रोम। एपिडर्मिस पर बालों के समान जो संरचना पाई जाती है उसे रोम कहते हैं। यदि जड़ है तो उसमें रूट हेयर या मूल रोम, और यदि तना है तो उसके अंदर स्टेम हेयर या ट्राइकोम कहे जाते हैं। अब ये देखें, और यदि आगे देखें तो ये जो स्टोमेटा होता है इसकी यदि संरचना देखें, रंध्र की संरचना देखें तो इस तरह के दिखाई देते हैं। बीच में एक पोर दिखाई देगा जिसको कहते हैं रंध्र, बहुत छोटा सा होता है। ये चारों ओर से दो द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है, दो द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। इसमें केंद्रक और हरित लवक भी पाया जाता है। ये चारों ओर से सहायक कोशिकाओं या एपिडर्मल सेल द्वारा घिरा हुआ आता है। ये सभी में लगभग ऐसे ही होते हैं, पर एक फैमिली होती है ग्रैमनी फैमिली, ग्रैमनी कुल, उसमें स्टोमेटा डंबल के समान आकृति के होते हैं। तो स्टोमेटा की संरचना कैसे होती है? देखिए, स्टोमेटा एक छोटे से छिद्र के समान संरचना होती है जो एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। ये चारों ओर से दो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं, मीन्स गार्ड सेल द्वारा घिरे हुए रहते हैं। इसमें न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट और केंद्र के प्रेजेंस के कारण यह लाइव होती है, जीवित होती है, फोटोसिंथेसिस करती है। तो क्लोरोप्लास्ट की या हरित लवक की उपस्थिति के कारण यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है तथा अपना भोजन स्वयं बनाती है। इसकी जो आंतरिक सतह होती है ये थिक या मोटी होती है, जबकि बाह्य सतह थिन या पतली होती है। सामान्यतः यह किडनी शेप या सैम के बीज के समान होती है, परंतु ग्रैमनी फैमिली में डंबल के समान होती है। इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। यह चारों ओर से द्वार कोशिकाओं द्वारा, ये चारों ओर से एपिडर्मल सेल या सहायक कोशिकाओं द्वारा घिरी हुई रहती है। पर स्टूडेंट, सहायक कोशिका या एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। यह एपिडर्मल सेल इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। रंध्रों का काम होता है एक तो वाष्पोत्सर्जन में सहायता करना और दूसरा गैसीय विनिमय में सहायता करना। तो ये सारी संरचनाएं होती है, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आती है। दूसरा हमारा टिश्यू सिस्टम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसको कहते हैं भरण ऊतक।
आपको पता है एपिडर्मिस से लेकर के जो संवहन क्षेत्र होता है वैस्कुलर बंडल तक, इसके बीच का जो स्थान होता है वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। इसकी कोशिकाएं मृदुतक या पैरेन्काइमा से मिलकर बनी होती है इस तरह से। इनके बीच बीच में स्पेस पाए जाते हैं जिसको कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। जिसको अंतराकोशीय अवकाश भी कहा जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। ये 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है पैरेन्काइमा जिसको हम कहते हैं मृदुतक, दूसरा होता है स्थूल कोणोतक जिसे कहते हैं कोलेनकाइमा। यदि यहाँ पे डिपोजिशन हो जाए तो ये कोलेनकाइमा में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरी टाइप का होता है दृढ़ ऊतक जिसे स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। आपने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इस प्रकार का टिश्यू सिस्टम संवहन ऊतक से लेकर के एपिडर्मिस तक फैला हुआ रहता है। तो दिस टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम स्कैटर्ड फ्रॉम वैस्कुलर बंडल टू एपिडर्मिस। ठीक है, ये बहुत से पार्ट का फॉर्मेशन करता है जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसकी सेल जो होती है ये गोलाकार या अंडाकार, राउंड शेप और ओवल शेप होती है। यदि इसके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और यदि इसके इंटरसेलुलर स्पेस में यदि इसमें डिपोजिशन हो जाए, जमा हो जाए तो कोलेनकाइमा में परिवर्तित हो जाता है। यदि यह जमाव बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्क्लेरेन्काइमा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है, बहुत से भोज्य पदार्थों का स्टोरेज होता है। यदि इसमें क्लोरोफिल या पर्णहरित का स्टोरेज हो जाए तो ये प्रकाश संश्लेषण करने का काम करेगी जैसे पत्तियों में। तो जब इसमें क्लोरोफिल बन जाता है तो इसमें एक नई सेल बोलते हैं, वो होती है मीजोफिल या पर्ण मध्योतक इसको कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि टिश्यू सिस्टम जो होते हैं काम करते हैं। जैसे हमारे अंदर एक सिस्टम है आमाशय, तो क्या आमाशय पूरा शरीर बना देगा? नहीं बनाएगा, बहुत सारे अंगों को मिलकर के शरीर बना रहता है। ओनली स्टमक डज नॉट मेक द होल बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग की एक बॉडी किसी एक सिस्टम से नहीं बनती है, बहुत सारे सिस्टम आपस में बनते हैं, मिलते हैं, उसी से बनती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है और बहुत सारे सिस्टम हैं, उनसे मिलकर के बनी होती है। इसी तरह से प्लांट में भी एक सिस्टम, कोई सा भी टिश्यू सिस्टम है, पूरे प्लांट का फॉर्मेशन नहीं करता है। उसके लिए बहुत सारे टिश्यू सिस्टम आपस में मिले हुए होते हैं जो प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं। ये टिश्यू सिस्टम 3 है। ऊपरी सतह पर एपिडर्मिस यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बीच में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और अंदर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या फंक्शन होती है, क्या पोजीशन होती है, किस तरह से ये काम करता है। नोट्स में इसके भेज चुका हूँ, डायग्राम उसमें बहुत क्लियर दिए हुए हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ना। जो भी शब्द आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है उसको ब्लैंक छोड़ देना, उसको जब स्कूल ओपन होगी तो मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।